तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग कुछ पॉइंट चार्ज से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। उसके आगे का पॉइंट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। हम लोग कुछ पॉइंट चार्ज से रिलेटेड पढ़ लिए थे। थोड़ा सा अगर हम बात करें बच्चों, अगर रिवाइज कर दें इन चीजों का, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चार्ज के विषय में जाने थे, चार्ज होता क्या है। फिर उसके बाद जाने थे चार्ज के कुछ यूनिट्स जो हैं वह क्या होते हैं। फिर जाने थे बच्चों कि इन चार्ज जो होता है या कैसी राशि होता है, इसके कुछ यूनिट जो होते हैं वह क्या होते हैं। फिर आगे हम लोग देखे थे टाइप ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत लास्ट क्लास में, यानी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं यहां से। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, चार्ज से ही रिलेटेड सारा पॉइंट चल रहा था। अब यहाँ पे हमारा जो है चार्ज से ही रिलेटेड एक पॉइंट और है, क्या, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के यानी आवेश के विशिष्ट गुण। यानी आवेश जो है बच्चों उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी है, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर यह पॉइंट आप नहीं याद रखते हैं तो कुछ प्रश्नों में आपको डाउट रह सकता है यह चीजें हो क्यों रहा है। तो इसलिए बच्चों आपको यह प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, जो कि है क्या, आवेश के विशिष्ट गुण। पहला गुण क्या है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो गुण लिखा गया है वह लिखा गया है कि आवेश जो होता है वह स्थानांतरी होता है। मतलब सर जी, जो चार्ज होता है वह स्थानांतरी होता है। इसका मतलब यह है कि चार्ज अपना स्थान परिवर्तित कर सकता है, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज करते हैं, तो चार्ज को वायर के माध्यम से एक स्थान से कहाँ भेजते हैं, दूसरे स्थान पर। यानी जो आवेश है हमारा वह स्थानांतरित होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, तो कहा जा रहा है आवेश अपने साथ द्रव्यमान लेता है। यानी आवेश जो होता है बच्चों वह बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता, यानी आवेश को रहने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है। आप सिंपल याद रख सकते हो, आवेश वायु में नहीं रह सकता है। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वह वायु में रहता तो आप सबको पता है कि हमारे घरों में जो है जो भी बोर्ड लगे होते हैं उस बोर्ड के अंदर जो प्लग होता है वहां पे जो स्विच हम लगाते हैं, उस स्विच के जहाँ स्विच लगाते हैं वहां खाली स्थान होता है, और वहां खाली स्थान होने से अगर चार्ज जो है आवेश वह वायु में रह सकता तो वहां से निकल करके क्या होता, आपके रूम में घूमता टहलता, यानी वायु में अंदर क्या करता, घूमता टहलता। और गलती से अगर आप वहां पहुंच जाते तो आपको भी घुमाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अच्छी बात है कि आवेश जो है वह वायु में नहीं रह सकता, यानी आवेश को रहने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है, यानी बिना द्रव्यमान के आवेश स्थिर नहीं रह सकता है। क्लियर है। तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, जो आवेश है, स्पेशली बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चों, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणे 10⁻31 की तरह। तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो आवेश के इस स्पेशल प्रॉपर्टी में बच्चों पहला पॉइंट क्या है, आवेश बिना स्थान चेंज कर सकता है। दूसरा, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। तीसरा, आवेश जो होता है, स्पेशली बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चों यह होता है 9.1 गुणे 10⁻31 की तरह। चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा, न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करेगा यह पॉइंट। छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो वहां पे इस चीज की काफी आवश्यकता पड़ती है आपको समझने के लिए। पदार्थ के ऊपर चार्ज के नेचर को, यानी जो पदार्थ है उसके ऊपर चार्ज का क्या नेचर होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यह पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है इस पॉइंट में। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट क्या है, बी। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, ए और बी। यहां से आप देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहा जा रहा है,
दूसरे ऑब्जेक्ट पर, यानी पहले ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला और वह कहाँ पहुंचा, दूसरे ऑब्जेक्ट पर। होगा इससे क्या बच्चों, तो आप ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन के जिस ऑब्जेक्ट से निकल कर जाएगा वह ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों वह आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसा कि आपने कल इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को कल लगभग 15 मिनट का होगा देखिएगा, जल्दी से कवर हो जाएगा ताकि ये सारी चीजें समझ पाए। इसमें आपने देखा था कि जो परमाणु होता है बच्चों वह उदासीन होता है, यानी इसमें समान मात्रा में धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। अब बताइए समान मात्रा में धन आवेश ऋण आवेश होते हैं, नॉर्मली मान लीजिए यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में अगर मान ले रहे हैं हमारे पास से एक नेगेटिव चार्ज निकल गया जो कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से आप कह सकते हैं जब एक नेगेटिव निकला तो यहाँ आप केवल कितना नेगेटिव बचा, 4। अब 4 पॉजिटिव से 4 नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो अभी भी एक पॉजिटिव बच जाएगा, यानी कह सकते हो जो यह पदार्थ है वह हमारा पॉजिटिव चार्ज है। यानी इलेक्ट्रॉन निकलने से पदार्थ धनावेशित हो जाएगा और जहां पर जाएगा, मान लो यहाँ नॉर्मली 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव थी, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो यहाँ 6 नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 पॉजिटिव कैंसिल करोगे तो अभी भी एक नेगेटिव बच जाएगा। इसका मतलब यह पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इस पॉइंट को आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट से कुछ चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर जा रहे हैं, तो जहां से निकल कर जाएगा वह धनावेशित हो जाएगा और जहां पर जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। बट एक चीज और नोटिस करेंगे, जो यह इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये अपना मास अपना द्रव्यमान क्या करता है, अपने साथ लेकर जाता है। तो यहाँ से जब अपना द्रव्यमान लेकर जाएगा तो इसके द्रव्यमान में कमी आएगी, इसके द्रव्यमान में क्या आएगी बच्चों, कमी आएगी, इसका मास कम होगा यानी इसका द्रव्यमान कम होगा जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और यहाँ पर पहुंच रहा है तो अपना मास लेकर जाएगा, तो यानी कह सकते हैं इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी यानी इसका मास बढ़ेगा। क्लियर है, यानी अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो अगर एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वह ऑब्जेक्ट धनावेशित होगा, जहां पर जा रहा है वह क्या होगा, ऋणावेशित। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके द्रव्यमान में कमी होगी, जहां पर जा रहा है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। क्लियर है, तो प्रश्न को आपको देखकर प्रश्न में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है कि वृद्धि। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो आप जानिएगा वह पदार्थ ये होगा पॉजिटिव चार्ज होगा धनावेशित, और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी पदार्थ के ऊपर तो आप कहेंगे वह पदार्थ क्या होगा, ऋणावेशित। क्लियर है बच्चों, तो शायद ये चारों गुण आप लोग समझ पाए हैं। एक बार फिर से पूरे पॉइंट्स को समझिएगा। चार्ज जो होता है आवेश वह स्थानांतरी होता है, यानी अपना स्थान बदल सकता है। दूसरा आप याद रखिएगा कि चार्ज बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता, यानी आवेश को रहने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है, वायु में नहीं रह सकता। अगर स्पेशल हम बात करें चार्ज इलेक्ट्रॉन का जिसके कारण पदार्थों पे आवेश उत्पन्न होता है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है बच्चों वह होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चौथा पॉइंट स्पेशल है, जरूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काफी यूज होगा। अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वह ऑब्जेक्ट धनावेशित होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो वह क्या होगा, ऋणावेशित। बट याद रखेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां द्रव्यमान में कमी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि जहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वहां द्रव्यमान में वृद्धि। क्लियर है बच्चों, तो शायद आपको यह आवेश का जो विशिष्ट गुण है यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट क्या होने वाला है बच्चों, तो आवेशों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, यानी जो बच्चों चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी फोर्स भी कार्य करता है। वह फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है या रिपल्सन का भी हो सकता है, यानी अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिसअट्रैक्ट या रिपल्सन भी उनके बीच देखने को मिल सकता है। या कैसे होता है सर जी, तो आप याद रखेंगे कि अगर चार्ज सेम नेचर का है, यानी अगर समान आवेश है, मतलब सर जी पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, या पहला नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी पहले ऑब्जेक्ट पर भी धनावेश दूसरे पर भी धनावेश, या फिर पहले पर ऋणावेश और दूसरे पर ऋणावेश, तो उस केस में ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर विपरीत आवेश है, यानी पहले पे धनावेश दूसरे पे ऋणावेश, या पहले पे ऋणावेश दूसरे पे धनावेश, तो हाँ आवेश एक दूसरे को
आकर्षित करेंगे। आई होप यह पॉइंट समझ पाएंगे। यानी आवेशों के मध्य कैसे आकर्षण प्रतिकर्षण होगा, तो याद रखेंगे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे धन हो चाहे ऋण हो। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस माइनस और माइनस प्लस, यानी धन और ऋण आवेश आकर्षित या फिर ऋण और धन आवेश आकर्षित। आई होप समझे होंगे इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट कहा जा रहा है बच्चों आवेशित करने के तरीके। आवेशित करने के तरीके यानी जो आवेश के विषय में आप पढ़ रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पर या जो धन आवेश आ रहा है या जो ऋण आवेश आ रहा है, यह कैसे आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कैसे आवेशित हो रहा है। अगर इस चीज की बात करें बच्चों तो 3 मेथड हमारे पास स्पेशल रूप से यहाँ दिए गए हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए अगर हम एक फिगर देखें बच्चों, तो कल के वीडियो में इस फिगर को हम लोग देखे थे, तो इस फिगर को देखने पर हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे चार्ज हो रहा है। इन दोनों फिगर में आप लोग देखे होंगे कि जो यहाँ पे जो भी व्यक्ति दिए गए हैं, जो भी सैनिक दिए गए हैं, वह सब चिल्लाते हुए जा रहे हैं, यानी एक दूसरे से मतलब कैसे देख रहे हो यहाँ चिल्लाते, दोनों फिगर में यह सैनिक भी चिल्ला रहा है, यह सैनिक भी चिल्ला रहा है। इससे क्या होता है सर, तो जब यह चिल्लाते हैं तो बाकी जो सैनिक है, इसके आसपास के सैनिक हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं, यानी उनके अंदर भी चार्ज उत्पन्न होता है और उनके अंदर भी युद्ध करने का थोड़ा उमंग जागता है और ये युद्ध करने के लिए चलते हैं। यानी दोनों फिगर में या जो मेन सैनिक हैं जो आगे हैं वह क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से एक ही तात्पर्य है कि बाकी सैनिकों को यह मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करने का मतलब चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मोटिवेशन से भी चार्ज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसा आप लोग मोटिवेशनल वीडियो जब देख लेते हैं तो कहते हैं रात भर खूब पढ़ेंगे, बट होता नहीं है। बट कुछ समय के लिए आप चार्ज हो जाते हैं मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, यानी प्रेरित होकर। यानी पहला पॉइंट हमें मिल गया कि हम जो है मोटिवेट करके भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, यानी प्रेरण द्वारा। यहाँ पे किसके द्वारा बच्चों, प्रेरण द्वारा भी। इस पे चल नहीं रहा है, यानी दोनों फिगर में यह बताया जा रहा है कि प्रेरण द्वारा प्रेरित करके भी हम वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। पहले फिगर में इस चीज को आप लोग समझे होंगे, इन दोनों फिगर में यही बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में क्या हो रहा है, दो बादल आपस में आ रहे हैं और बादलों के आने के बाद इनमें टक्कर हो रहा है, जिससे यहाँ से कुछ हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रहा है, यानी कुछ चिंगारी उंगारी निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये बादल आ रहे हैं बच्चों तो आपको नोटिस कर रहे होंगे, जब ये आ रहे हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इनके मध्य घर्षण हो रहा है। उसी घर्षण के कारण यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसी फ्रिक्शन के कारण यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ चिंगारी निकल रहा है, यहाँ से कुछ हमें चार्ज देखने को मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यानी दूसरा विधि आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर घर्षण कराया जाए, यानी ऑब्जेक्ट के मध्य फ्रिक्शन कराया जाए, तो वहां पे हमें चार्ज देखने को मिल सकता है, यानी ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। तो दूसरा विधि है बच्चों, घर्षण द्वारा हम आवेशों वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। इन दोनों फिगर में मोटिवेशन यानी प्रेरण द्वारा, और इसमें किसके द्वारा बच्चों, घर्षण द्वारा। तीसरा विधि क्या है बच्चों, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना होता है, जैसे नॉर्मली आप लोग मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं, तो वहां देखते हैं कि उसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं। वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां पे चार्ज क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो इस तरह के आवेशन को बच्चों हम लोग चालन विधि कहते हैं, यानी चालन द्वारा वस्तु क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है, कंडक्शन मेथड। तो पहला आपका फ्रिक्शन मेथड है ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। दूसरा बच्चों प्रेरण है, यानी मोटिवेट करके आप कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज बिना उसको टच किए। तीसरा क्या है बच्चों, चालन द्वारा यानी कंडक्शन विधि द्वारा भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर सकते हैं। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा कि जो ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं वह 3 मेन कारण है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। जैसा कि हमने देखा, पहला घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा और तीसरा चालन द्वारा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बच्चों कहा जा रहा है आवेश का संरक्षण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे इसको। आवेश के संरक्षण में क्या बताया जाता है बच्चों, आप सिंपली याद रखिएगा, संरक्षण वर्ड का मतलब होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को आप याद रख सकते हो कंजर्व से। कंजर्व का मतलब क्या होता है सर जी, कंजर्व का मतलब होता है, आप कह सकते हो संरक्षित। क्या कह सकते हो, संरक्षित। यानी कोई वस्तु है या फिर कोई भी चीज है, चार्ज है, उसको आप क्या रख सको,
संरक्षित रह सकते हो, यानी सिंपली कह सकते हो सुरक्षित रख सकें। अगर ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को अगर हम सुरक्षित रख रहे हैं तो आप कहोगे उसका क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। सिंपली याद रखेंगे, जैसे आप लोग अभी तक ऊर्जा संरक्षण पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण पढ़े होंगे, संवेग संरक्षण पढ़े होंगे, तो सभी जगहों पर संरक्षण का एक ही मतलब है उस राशि को सुरक्षित रखना, उसमें ना कोई वृद्धि हो ना कोई कमी हो, जैसा है वैसा ही बना रहे। इसका मतलब सर जी आवेश का संरक्षण यानी आवेश को संरक्षित रखिए, आवेश को न कम होने दीजिए न नष्ट होने दीजिए, सॉरी उत्पन्न होने दीजिए। यानी कहा जा रहा आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म में यानी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, पीछे जो विधियां पढ़े हो उनके द्वारा। यानी आवेश को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो, जितना है वह उतना ही रहेगा, यही कहता है कौन, आवेश का संरक्षण। क्लियर है बच्चों, तो आवेश का संरक्षण समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, इस पॉइंट से एक आध छोटा प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान से समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण है क्या, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या। तो बच्चों सिंपली अगर बात करें हम आवेश के क्वांटीकरण का यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, तो यहाँ सिंपली कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ पर जो आवेश आता है, यानी कोई पदार्थ है उस पर जो आवेश आता है, उस आवेश की जो मात्रा होती है यानी उसका जो परिमाण होता है वह मूल आवेश में बच्चों आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, जो मूल आवेश होते हैं उस मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। मतलब सर जी क्या, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होता है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश, वह आवेश जो मूल आवेश होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों के चार्ज की बात की जाएगी, नेचर की नहीं। कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस मूल आवेश के पूर्ण गुणक में होता है, यानी कंप्लीट नंबर में होता है। मतलब सर जी कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन, इसको सर जी ज्ञात कैसे कर सकते हैं किसी वस्तु पर कितना आवेश है। तो सिंपली आप याद रखिएगा Q बराबर NE। ई क्या बच्चों, मूल आवेश, जो कि हमने बताया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी ले सकते हो, जिसका चार्ज आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। आप n याद रखेंगे संख्या से, वो भी कैसी संख्या, कंप्लीट नंबर याद रखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा, ना कि 1/2 3.2 ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है बच्चों। तो आप इस सूत्र की सहायता से यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के इस फार्मूले के हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट पर कितना आवेश है इसकी गणना आप कर सकते हैं। आई होप समझे होंगे। कैसे सर जी करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है बच्चों, एक कूलम का आवेश है और एक कूलम के आवेश में हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन करना है। इसका परिकलन करना है बच्चों इलेक्ट्रॉनों के संख्या का, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कितना चार्ज है, जैसा कि हम कल के क्लास में पढ़े कि जो चार्ज होता है आवेश उसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। कितना चार्ज है बच्चों, एक कूलम। सर जी कूलम को आप सी भी लिख सकते हो, यानी एक कूलम चार्ज है। क्या पूछा है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन करना है, यानी n। इसका परिकलन करना है बच्चों n का, यानी जो चार्ज है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन है, अगर जो चार्ज है हमारा वह जो चार्ज है वह एक कूलम है। कितना चार्ज है, एक कूलम। और कहा है इस चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर एक कूलम चार्ज है, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे इसी की गणना करनी है। तो जैसा कि बच्चों हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या देखा, सर जी Q बराबर NE से हम लोग चार्ज की गणना कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पर कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी गणना कर सकते हैं। तो अगर n निकालना है तो आप E जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, यानी सिंपली कह सकते हैं Q अपान क्या E। तो अगर यहाँ से हम बच्चों n निकालें तो Q हमारा कितना कूलम दिया है, एक कूलम। और अगर E की बात करें जो कि मूल आवेश है, आपको कहे हैं याद कर लीजिएगा 1.6 × 10⁻⁹ आपको याद रखना पड़ेगा। जो आपका फंडामेंटल चार्ज है यानी मूल आवेश है वह आपका कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹
19 कूलाम। चाहे आप इलेक्ट्रॉन को लीजिए चाहे प्रोटॉन को लीजिए, उसके नेचर की बात नहीं करेंगे, प्रकृति की बात नहीं करेंगे, केवल उसके आवेश के परिमाण की बात करेंगे। क्लियर है? तो अब अगर इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करें तो आप कह सकते हो n इज इक्वल टू 10⁻⁻9 को अगर हम अंश में ले जाएं तो आप कह सकते हो 1 × 10⁻19 बटे कितना बच्चों 1.6। अब यहाँ बच्चों देख रहे हैं एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव जब आप हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, 10 × 10⁻19 बटे हो जाएगा बच्चों कितना 16। अभी डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो इससे और ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 100, तो यहाँ आप कितना बचेगा अपॉन क्या 6। डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ आपका आएगा 6.25 × 10⁻18। समझ पाए होंगे? यानी एक कूलाम आवेश में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? यानी एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। वह विकल्पी में भी कई बार यह चीज पूछा गया है। समझ पाए होगे? नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लो, एक कूलाम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 कूलाम। पॉजिटिव में है, इस चीज को याद रखिएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। क्लियर है बच्चों? तो शायद समझ पाए होगे कि आवेश के क्वांटीकरण की सहायता से किसी पदार्थ पर कितना आवेश है या उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, अधिक हैं, कितने हैं, इसकी गणना आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ एक प्रश्न और दिया हुआ है, देख सकते हैं। कहा जा रहा ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा इतना कूलाम ऋण आवेशित हो जाता है। स्थानांतरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। ऊन से पॉलिथीन में संहति का स्थानांतरण होगा, क्वेश्चन मार्क, यानी होगा या नहीं होगा, इस चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक ऊन है और एक कोई पॉलिथीन है। तो मान ले रहे हैं हमारा यह पहला ऑब्जेक्ट है ऊन। पहला ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों? ऊन। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वह आपका क्या है? पॉलिथीन। पहला ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वह ऊन है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? पॉलिथीन है। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलिथीन, यानी ऊन से पॉलिथीन को रगड़ा जा रहा है। ऊन से पॉलिथीन को रगड़ा जा रहा है। तो जो पॉलिथीन का टुकड़ा है वह कितना आवेशित हो जा रहा है? 3 × 10⁻7 कूलम ऋण आवेशित। यानी पॉलिथीन के टुकड़े पर, इस पर जो आवेश है वह आ जा रहा है 3 × 10⁻7 कूलम क्या? ऋण आवेशित। इस चीज को नोटिस करेंगे। कैसा चार्ज है बच्चों? ऋण आवेशित चार्ज। यानी यह जो पॉलिथीन है इस पर इतना जो चार्ज आया है Q बराबर कितना? 3 × 10⁻7 कूलम। तो यह कैसा चार्ज है बच्चों? यह ऋण आवेशित चार्ज है। कैसा चार्ज है? ऋण आवेशित। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऊन से पॉलिथीन को रगड़े, पॉलिथीन पर इतना चार्ज आए, वो भी कैसा? नेगेटिव। तो पहले प्रश्न में कहा है, स्थानांतरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा है। स्थानांतरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पूछा है? n। तो अगर सिंपली बच्चों हम बात करें Q बराबर NI का, तो आप जस्ट अभी पीछे एक सवाल लगा है Q/E लिख दीजिए। और यहाँ जैसा कि जान रहे हो E का मान है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों वैल्यू रख दीजिए, Q का भी और E का भी, सॉल्व कर लीजिए, n पता चलेगा। दूसरे प्रश्न में बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न समझने योग्य है, ध्यान से देखिएगा। ऊन से पॉलिथीन में संहति का स्थानांतरित होगा या नहीं? संहति क्या है सर जी? संहति का मतलब बच्चों द्रव्यमान होता है। संहति का मतलब क्या? द्रव्यमान। मतलब क्या? जब आप यहाँ ऊन से पॉलिथीन को रगड़े हैं तो पॉलिथीन कैसा चार्ज हुआ है? ऋण आवेशित। यानी जब ऊन से पॉलिथीन को रगड़ा गया उस केस में जो पॉलिथीन है वह कैसा चार्ज हुआ है? ऋण आवेशित। ऋण आवेशित यानी सर जी नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो आप पीछे पढ़े हो अभी जस्ट कि अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ समझ लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? आए हैं। और अगर धन आवेशित हुआ है तो उसपे से इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो पॉलिथीन नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेशित है। पॉलिथीन कैसा आवेशित है? ऋण आवेशित। तो पॉलिथीन ऋण आवेशित है, यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलिथीन पर गए होंगे। ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ गए होंगे?
पॉलिथीन पर। अब आप बताइए, जब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलिथीन पर गए तो इसका मतलब ऊन जो है वह तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, और जहां इलेक्ट्रॉन गए वह कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज, जैसा प्रश्न में कहा है। अब बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान छोड़कर गया होगा? तो सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊन से कहाँ गया, पॉलिथीन पर, तो क्या ये अपना द्रव्यमान छोड़कर गया होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन लेकर गया होगा। यानी पॉलिथीन का द्रव्यमान बढ़ गया होगा और ऊन का द्रव्यमान कम हो गया होगा। इसका मतलब कह सकते हो ऊन से सन्नति का स्थानांतरण हुआ है, यानी ऊन से द्रव्यमान पॉलिथीन पर गए हैं। यानी पूछा ऊन से पॉलिथीन में सन्नति का स्थानांतरण होगा तो कहोगे हाँ, सन्नति का स्थानांतरण होगा, यानी ऊन से द्रव्यमान कहाँ गए हैं, पॉलिथीन पर गए। क्लियर है बच्चों? शायद समझ पाए होगे। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है बच्चों, 4000 इलेक्ट्रॉनों की। याद रखेंगे अधिकता है, इसका क्या तात्पर्य है आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे हो तो अभी क्लियर करना है। एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। चालक में उपस्थित कुल आवेश यानी Q पूछा है, और उसकी प्रकृति पूछा है, यानी धन आवेशित होगा या ऋण आवेशित होगा, यानी प्रकृति पूछा है, धन आवेशित होगा या ऋण। सर जी आवेश पूछा है तो क्या Q बराबर एन ई पर लगा दें? बिल्कुल लगा दीजिए। एन आपका दिया है 4000, ई का मान पता ही है, ई का मान जैसा कि आप जान रहे हैं 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ सॉल्व करने पर बच्चों आप क्या पाएंगे, Q इज इक्वल टू, अगर 4000 को हम लिख दें 4 गुणे 1000 यानी 10 पे 3, और यहाँ लिख दें 1.6 गुणे 10⁻19, तो आप कहेंगे Q इज इक्वल टू, यहाँ 64 होगा यानी 6.4, और यहाँ 19 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16 कूलम। 6.4 गुणे 10⁻16 कूलम आवेश हो गया। बट यहाँ प्रकृति को अगर समझना है बच्चों तो फिर समझिएगा, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर गया, इलेक्ट्रॉन एक आवेश से कहाँ, एक ऑब्जेक्ट से कहाँ गया, दूसरे पर, तो जिस पर जाता है बच्चों वह नेगेटिव चार्ज, जहां से जाता है वह पॉजिटिव चार्ज, जहां से जाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, जहां पर जाता है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, जहां पर जाता है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। अब बताइए यहाँ प्रश्न में क्या कहा है, 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब जब वस्तु पर अधिकता है माने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो उस पर आवेश की कैसी प्रकृति होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ा यानी आवेश की प्रकृति निगेटिव। अगर बच्चे यहाँ आप प्रकृति की बात करें तो वह कैसा आवेशित होगा, तो आप कह सकते हो सर जी ऋण आवेशित होगा, यानी इस पर आवेश की जो प्रकृति होगी वह ऋण आवेशित होगी। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट आपका है कूलाम का नियम। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, कूलाम का नियम। अभी तक हमने चार्ज से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को कवर किया। आवेश क्या होता है, मात्रा क्या होता है, कैसी राशि है, उसके क्या गुण हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना आवेश है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन चीजों की गणना कैसे करेंगे, सारी चीजें हम लोग अभी तक के वीडियो में कवर कर ली। तो कल बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कूलाम का नियम क्या है, जो कि आपका एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी तक जितना भी चीज आपने पढ़ा इस पूरे पॉइंट्स को रिवाइज करिएगा, ताकि कल के क्लास में आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर पॉइंट समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा जरूर और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।